कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? 1937 की आप बात करते हैं। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। सभापति महोदय, इनका इतिहास खगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। सभापति महोदय, इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था तो यही वंदे मातरम का नारा देकर के लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए कि अंग्रेज घबराने लगे। और जब अंग्रेज घबराने लगे तो जहां कहीं भी वो देखते थे कि नारा लग रहा है, वहां पर देशद्रोही का कानून लगाकर लोगों को जेल भेज देते। ये भी इतिहास है कि जिस समय बंगाल में बच्चों ने गाना गाया, इस गीत को अपने क्लासरूम में गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। 1905 से लेकर के 1908 तक बैन कर दिया गया। और बैन के बाद भी लोग माने नहीं, हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं और
वंदे मातरम को हमेशा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में रखा और जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। एक कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम तो बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा आज और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक है सर, ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर है। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो इस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, और उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो अब वंदे मातरम की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी पंडित नेहरू ने जी के सबके साथ जो विचार विमर्श किया, उसमें सब शामिल थे। उसमें शामिल थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने स्वयं कहा कि जो पहले दो स्टैंजास हैं वो इतने मधुर हैं, उसमें इतनी ताकत है, जो पूरा सारांश है वंदे मातरम का वो पहले दो स्टैंजास में है। और पंडित नेहरू जी ने भी उस वर्किंग कमेटी में कहा, उस रेजोल्यूशन में, पंडित नेहरू जी को मैं कोट करना चाहूंगा, द वर्ड्स वंदे मातरम became a slogan of power which inspired our people and a greeting which ever reminds us of our struggle for national freedom। ये है पंडित नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की मूल भावना। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप जो माननीय सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन फाइलों में बोले आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा सदस्य प्लीज, करेंगे। आप वंदे मातरम पे बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो इस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता?
कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, और उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। मैं उदाहरण दूं, उदाहरण दे देती हूँ सर, मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था, महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था, किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, और उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं? उड़ाए नहीं जा रहे। और क्या बात कही गई थी? हवाई जहाज कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था, तो यही वंदे मातरम का नारा दे करके लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए कि अंग्रेज घबराने लगे। और जब अंग्रेज घबराने लगे, तो जहां कहीं भी वो देखते थे कि नारा लग रहा है, वहां पर देशद्रोही का कानून लगाकर लोगों को जेल भेज देते। ये भी इतिहास है कि जिस समय बंगाल में बच्चों ने गाना गाया, इस गीत को अपने क्लासरूम में गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। 1905 से लेकर के 1908 तक बैन कर दिया गया। और बैन के बाद भी लोग माने नहीं, हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं, और वंदे मातरम को हमेशा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में रखा और जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं,
तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का। खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।